जो भारत बलूचिस्तान में कर रहा है, हमें तो बहुत पहले ही सफाई हस्ती से भारत को मिटा देना चाहिए था। मेरे ख्याल में दुश्मन जो है ना सिर्फ बुज़दिल है, बेशर्म है, बल्कि आई वुड से गलीज है। ये अमेरिका ही है जिन्होंने उनको अब भी सपोर्ट दिया हुआ है। बैरी बेटे खड़ी की हुई है इजराइल के सपोर्ट में। There are a lot of people who don't have any idea what extra virgin olive oil is even. खुजदार में मासूम बच्चों की स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले में शहादतें, 5 हो गई। फील्ड मार्शल वजीर आजम की जख्मियों की अयादत। भारत को शिकस्त फाश देने के बाद अब उसकी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ हतमी जंग का वक्त आन पहुंचा है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 6 साल बाद PSL फाइनल में जगह बना ली। इस्लामाबाद यूनाइटेड एक बार फिर होम ग्राउंड से बाहर फॉर्म खो बैठे। एलिमिनेटर मरहले के अहम तरीन मैच में आज कराची और लाहौर टकराएंगे। 18 साल से कम उम्र बच्चों के निकाह का इंदराज जुर्म करार देने से मुताल्लिक कानून में नई बहस छिड़ गई है। मामले पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल की राय जानेंगे आज के प्रोग्राम में। गजा में बर्बरियत के खिलाफ इसराइल के अपने अंदर से आवाजें उठने लगी हैं। 61% इसराइली जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के हामी हैं। नेतन्याहू पर फिर भी जंगी जुनून सवार है। यरगमालियों की रिहाई के लिए आर्जी जंगबंदी पर रजामंद, लेकिन गजा पर मुकम्मल कब्जे तक जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया। और पाकिस्तानी जैतून की अमरीकी मुकाबले में धूम। न्यूयॉर्क इंटरनेशनल ऑलिव ऑयल कॉम्पिटिशन में लोरेलाई ऑलिव्स ने अवार्ड हासिल कर लिया। बेहतरीन ऑलिव ऑयल 2025 का अवार्ड हासिल करने वाली लोरेलाई ऑलिव्स की शरीक बानी आयजा इमरान आज दुनिया बोल है में बनेंगे हमारी मेहमान। दुनिया बोल है में आपको कहते हैं खुशामदीद और मैं हूं सादिया सैमसन। आई रियली होप आपकी मॉर्निंग अच्छी हुई होगी, और अगर नहीं हुई है तो मैं दुआ करती और उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन अच्छे से गुजर जाए और आपके लिए खुशियाँ दोबारा से आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएं और आप अपनी हर सुबह का आगाज़ अच्छे से कर सकें। कुछ बात कर लेते हैं ज़रा बलूचिस्तान के मामले पर। सबसे पहले हम में से कोई भी चाहता तो नहीं है कि सुबह सवेरे इस तरह की कोई भी बात करे, और हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारे अपने घर के बच्चों को आँच भी आए। लेकिन कल एक वाक़या ऐसा हुआ जिसने हम सब के दिलों को हिला दिया, और फिर जो फुटेजेस सामने आने लगी तो उसमें डर लगने लगा कि कितनी जानें इसमें ज़ाया हो सकती हैं। बलूचिस्तान का अमन ख़राब करने की एक मजबूम कोशिश कल हमने देखी। मैदान जंग में हज़ीमत के बाद भारत ने अब दहशत गर्दी का रुख कर लिया है, और ऐसे में स्कूल के बच्चों को निशाना बनाया गया है। भारतीय आलाकार फितना अल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने स्कूल वैन पर खुदकुश हमला किया, जिसके नतीजे में 3 मासूम तालिबे इल्म समेत 5 अफराद शहीद हो गए, जबकि अफसोसनाक वाक़े में 40 से ज़ायद बच्चे ज़ख्मी हुए। इसके ऊपर जब ये वाक़या पेश आया, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने यह कहा कि खुजदार में स्कूल वैन हमला इंडियन प्रॉक्सीज़ की जानिब से किया जा रहा है, और अपनी हार तो भारत ने माननी नहीं है, इसलिए इस तरह की हरकतें करके अपनी ताकत दिखाने की एक कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने का एक दफ़ा फिर से अज़्म का इजहार कल सरफराज बुगटी की जानिब से किया गया। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, पहले आपको ये बताते हैं, फिर उस पर मज़ीद बात कर लेंगे। कि ये राइट्स की कोई जंग है, कौन से हकूक की जंग है? किसी हकूक की जंग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्रॉक्सीज है। इंडियन प्रॉक्सी हैं, इंडिया के पैसे लेकर, उनसे पैसे लेकर, टारगेट भी वो उनको देते हैं और पैसे भी वो उनको देते हैं, ट्रेन भी उनको करते हैं, और फिर अफगानिस्तान में जहाँ पर उनके ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं और पैटर्नेज है। दुख इस बात का है कि मैं एक दफ़ा फिर अफगान अबूरी हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने दोहा में पूरी दुनिया से वादा किया था, पूरी दुनिया से, कि आपकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। आपकी सरजमीन बार बार हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और हम उसकी मजम्मत करते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना वादा पूरा करें। इसी मामले पर बात भी करते हैं। फराजीम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, अब मेंबर है बलूचिस्तान कौमी असम्बली की। इतने अफसोसनाक वाक़े के ऊपर क्या ही कहे, कौन अपने बच्चों को खुद निशाना बनाता है। फरा साहिबा, गुड मॉर्निंग टू यू। कल ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक पेश आया, पूरी कौम ही अफसोस में है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि हमारे बच्चों को कोई अटैक करे, और बच्चे हमारी कमज़ोरी है, हमारी वीकनेस है, हमारी खूबसूरती है, हमारा मासूम चेहरा है, और हम हर सूरत में उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले तो जानना ये चाहते हैं कि कल जो ये वाक़या अफसोसनाक पेश आया, इस पर अब तक क्या तमाम तर डिटेल्स आप तक पहुँची हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मैं पुरजोर मजम्मत करती हूँ कि जिस तरीके से ये दरिंदा सिफ्त इंसानों ने मैं कहूँगी कि मासूम फूलों को जिस तरीके से मसल डाला। अब देखें, अगर कोई जंग भी होती है तो उसके भी कुछ असूल होते हैं, लेकिन यहाँ पर भारत का नापाक चेहरा अब तो पूरी दुनिया ने देख लिया है। आप देखें कि अब ये एक स्कूल वैन थी और इसमें जो बच्चे थे वो स्कूल को जा रहे थे, और जिस तरीके से इसको हिट किया गया है, ये खुदकुश हमला था। और इसमें 3 मासूम बच्चे जो थे वो शहीद हुए, 2 हमारे आर्म फोर्सेस के जो लोग थे वो शहीद हुए, और बाकी बड़ी क्रिटिकली इंजर्ड हैं। इसके साथ साथ आप ये देखें कि आपने वज़ीर आला का भी अभी जो यहाँ पर बयान चलाया कि भारत का जिस तरीके से, अच्छा ये काफी अरसे से है, ये अभी की बात नहीं है, ये कई साल हो गए हैं कि भारत की इस तरीके से दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं वो बलूचिस्तान में रूनुमा होते हैं। और इनके जो सहूलतकार यहाँ पर हैं, ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, आप इनको देखें कि ये इनको स्ट्रेंथन करके इनके जरिए बलूचिस्तान में ये दहशतगर्दी के वाकयात जो करवाते हैं। अब जो आपने, हम सब इस बात के गवाह हैं और पूरी दुनिया ने देखा कि जब एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए एक झूठा इल्जाम लगा के पाकिस्तान पर, हालांकि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कह दिया था, लेकिन फिर भी भारत ने, लेकिन जो भारत बलूचिस्तान में कर रहा है या पाकिस्तान के किसी भी शहरों में कर रहा है, हमें तो बहुत पहले ही सफाई हस्ती से भारत को मिटा देना चाहिए था। और आपके इस प्रोग्राम के थ्रू मैं अपनी हुकूमत से भी बल्कि ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें इंटरनेशनल फोरम्स पर ये कैंपेन चलानी चाहिए, क्योंकि भारत में ना तो उसके लोग उसके मुल्क में सेफ हैं और ना ही इस पूरे खित्ते में भारत से हमारे मुल्क सेफ हैं। इसे तो दहशतगर्द रियासत करार देना चाहिए और जो तमाम दुनिया के लिए खतरे का बाइस बन रही है। फिर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है, हालांकि बारहा हमने ये एहतजाज किया है, असेंबली के फ्लोर पे भी कई बार मैंने अपनी तकरीरों में भी ये बात की है कि इंडिया जो है, भारत जो है, वो अफगानिस्तान के थ्रू बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात करता है। और फिर जो अपने सहूलतकार हैं उसके यहाँ पर आप ये देखें कि ये जो वाकया हुआ, जाफर एक्सप्रेस का वाकया जिस तरीके से हुआ, दरिंदगी का शिकार जिस तरीके से उन्होंने लोगों को किया, मासूम हमारी फोर्सेस शहादतें कितनी हुई उन दिनों में भी, और अब फिर दोबारा ये वाकया इस तरीके से आप ये देखें। फरस साहिबा, ये एक्सपेक्ट तो हम कर रहे थे। हमने जिस तरह से देखा कि पहलगाम वाक़े के बाद इंडिया की जानिब से मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई, और उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने तालिबान हुकूमत से राबते किए, और फिर तालिबान हुकूमत से राबते करने के बाद कुछ समझ में आ रहा था कि कुछ प्लान तो वो कर रहे हैं, कुछ कुक तो वो कर रहे हैं। और इससे पहले ये कोई पहला वाक़या तो है नहीं, इससे पहले भी हमने देखा है कि भारत की जानिब से मुसलसल बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए फ़ाइनेंसिंग की जा रही है, तंजीमों को इस्तेमाल किया जा रहा है। बट द क्वेश्चन अराइज ओवर हियर कि हमारी पहले भी तालिबान हुकूमत से बात हुई थी कतर में, दोहा में क्लियरली उनकी जानिब से कहा गया था कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं यूज़ होगी, लेकिन मुसलसल अमेरिका का छोड़ा गया असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होता रहा। फिर बलूचिस्तान में अफ़गान तालिबान के अटैक्स उनकी जानिब से या उनके लोगों का यहाँ पर मौजूद होना और मासूम जानों को निशाना बनाना। सो यू डू थिंक कि हमारी अभी आखिरी एक मीटिंग हुई है चाइना में जाकर तालिबान हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा से, अमीर मुत्तकी साहब से, वी स्टिल नीड टू टॉक अ लिटिल मोर, या टॉक से आगे बात जानी चाहिए क्योंकि हमारी मासूम जाने जा रही है। देखिए जी बिल्कुल, अब देखिए ये जंग खत्म नहीं हुई। जिस तरीके से मशरकी महाज पर भारत को मुंह की खानी पड़ी और उसका मकरू चेहरा पूरी दुनिया ने देखा, और यहाँ बल्कि मैं अपनी मीडिया को भी अप्रिशिएट करती हूँ कि उन दिनों में मीडिया की तरफ से बहुत ज्यादा, जिस पूरी दुनिया में आप देखें पाकिस्तान का जो एक पैगाम था, क्योंकि हम तो अमन के पैरोकार हैं, हमने इस रीजन में बहुत कुर्बानियां दी हैं अमन कायम करने के लिए। आप ये देखें कि जो हमारा ये बुनियानुल मरसूस जिस तरीके से हमने पूरी दुनिया में हमें अब इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हम कब तक बातचीत करेंगे? लेकिन हम अपनी सालमियत पर, अब तो बात हमारे बच्चों पर आ गई है, हमारी मासूम जानों पर आ गई है, अब तो बातचीत से बात बहुत आगे चली गई है। लेकिन जिस तरीके से भारत ने हमारे ऊपर शक खून मारा और हमने उसका जवाब दिया, अब पूरी दुनिया को ये समझ भी आ गई है कि पाकिस्तान कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं है। और यहाँ आपके इस प्रोग्राम के थ्रू में बल्कि अपनी पूरी कौम को ये कहूंगी कि हमें अपनी
पाक फौज के, अपनी फोर्सेस की पुष्टपनाही करनी है। और हमने पूरी दुनिया को ये पैगाम देना, जिस तरह मुंह की खानी पड़ी भारत को, इसी तरीके से ये दहशतगर्दी की जंग में भी हमें अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े होकर इस जंग को जीतना है। और यहाँ पर एक और बड़ी अहम बात मैं जरूर करूंगी, बिल्कुल भारत का नापाक चेहरा पूरी दुनिया ने देखा, उनकी मीडिया का नापाक चेहरा भी पूरी दुनिया ने देखा, और पाकिस्तान का जिस तरीके से दानिशमंदी के साथ हमने कुछ फैसले किए और इस जंग को, कि हमने तो इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन भी नहीं की। आप उनको देखें, उन्होंने हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया, हमारी सिविलियंस को, बच्चों को, औरतों को निशाना बनाया, ये पूरी दुनिया ने देखा। राइट। फरज साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त बलूचिस्तान में पै दर पै कई वाक़यात हुए हैं। बलूचिस्तान हमारा वो सूबा है जो कि हम जानते हैं कितना मादनियात से भरपूर है और कितनी रिसोर्सेज वहाँ पर हैं, सी पैक का काम वहाँ पर चल रहा है, और हम सब चाहते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम की जो तरक्की है वो भी इसके साथ साथ होती चली जाए। आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर इस वक्त फोर्सेस की मौजूदगी को बढ़ाया गया है, इंटरनल सिचुएशन क्या है वहाँ पर अभी? देखिए, अभी मैं आपको एक और ये बता दूंगी, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि बहुत ही सख्ती के साथ स्क्रूटनी शुरू हो रही है। राइट। करप्शन के खिलाफ एक बुनियानुन मरसूस हमने दुश्मन के खिलाफ जीत लिया, अब ये बुनियानुन मरसूस हम पूरी कौम को करप्शन के खिलाफ जीतना है। और मैं आपको बताऊं कि अब बलूचिस्तान में चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो जिस एरिया से भी ताल्लुक रखते हैं, करप्शन में इन्वॉल्व हैं, स्क्रूटनी सख्ती से शुरू होने वाली है और इसके नताइज आप कुछ ही दिनों में देखेंगे। तो आपके इस प्रोग्राम के जरिए से शायद आपने मेरी असेंबली में अभी पिछले दिनों एक स्पीच भी सुनी होगी कि बलूचिस्तान के जो हमारे मसाइल जो हैं वो माशी मसाइल हैं। अब देखें, मैं वजीर आजम से भी बल्कि रिक्वेस्ट करती हूँ कि 26,000 पोस्टें आपके पास खाली पड़ी हुई हैं फेडरल में। आपको चाहिए कि आप बलूचिस्तान की यूथ को वहां पर एंगेज करें। अगर आपने ये नेगेटिविटी जो इनके जहनों में है, आपका जो भूखा पेट होता है ना, उसका कोई मजहब नहीं होता। हमें अपने फाइनेंशियल, अपने माशी मसाइल लोगों के हल करने होंगे, डेवलपमेंट हमें देनी होगी, उनकी साफ पीने के पानी जिन इलाकों में नहीं होंगे, सेहत की सहूलतें नहीं होंगी, लोगों के माशी मसाइल होंगे। लाजमी बात है, उन्होंने नेगेटिव जो रास्ते हैं वो इख्तियार करने हैं। बाहर तो दुश्मन है ही, लेकिन हमें अपने अंदरूनी मसाइल को अब फोकस करना पड़ेगा, सीरियसली फोकस करना पड़ेगा। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये हल ना हो सके। हाँ, करप्शन जरूर है और सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा करप्ट हो चुका है, लेकिन अब हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कल परसों उनकी मीटिंग्स हुई हैं और बहुत जल्दी सख्ती से स्क्रूटनी का अमल जो है वो शुरू होने वाला है और इंशाल्लाह बेहतर नताइज आप देखेंगे बहुत करीब। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं जरूर करूंगी कि जिस तरीके से आपने देखा कि ये जो जंग के हालात थे, इसमें हमारी पूरी कौम मुत्तहद थी और यकजा हो के हमने दुश्मन को और पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि कोई भी मैली आंख से पाकिस्तान को देखेगा तो उसकी आंखें नोच ली जाएंगी। यही यकजहती हमें चाहिए और अंदरूनी मसाइल हल करने के लिए और अपनी फौज के साथ हमें शाना बशाना खड़ा होना पड़ेगा। मेरा ईमान पाकिस्तान पे एक स्लोगन था कि बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। इसमें मैं ऐड ऑन करती हूँ, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाक आर्मी। इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। फरा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त क्या कोई गिरफ्तारियां अमल में आई हैं? जो तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं उसमें से क्या डिटेल्स हैं जो आप आवाम तक पहुंचाना चाहती हैं? ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में जो हम कलदम तंजीमों को देख रहे हैं कि वो जिस तौर से एक्टिवेटेड हैं, काम कर रही हैं, उनका कलाकमा करने के लिए अब तक क्या इक़दाम उठाए हैं और कल से अब तक क्या डेवलपमेंट हुई है? देखिए, अब जिस तरह मैंने आपको ये कहा कि जो स्क्रूटनी है और स्पेशली अब तो रियायत किसी के साथ भी बढ़ती नहीं जाएगी। अब क्योंकि बात हमारे मासूम बच्चों तक पहुंच गई है, पहले भी एपीएस का वाकया हम अभी तक नहीं भूले और फिर दोबारा ये वाकया इस तरीके से कल होना, तो हमें अब जो वजीर आला हैं और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अब ये पैगाम तो उन्होंने खुलेआम ये दे दिया है कि अब कोई भी सहूलतकार होगा या जो भी ऐसे वाकयात में इन्वॉल्व होगा, उनके साथ रियायत नहीं बरती जाएगी और सख्ती से उनके साथ निपटा जाएगा। ऑपरेशन क्लीन अप जो है वो भी शुरू होने वाला है। जी ठीक है। वन लास्ट थिंग आई वांट टू आस्क यू, ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो रहा है बलूचिस्तान में, जो इस तरह की कलदम तंजीमें एक्टिवेटेड हैं, हम उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों से दरअंदाजी की कोशिश भारत की जानिब से की जा रही है,
इंटरनेशनली ये नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कि पहलगाम वाक़े के बाद इंडिया कुछ करने वाला था और उसकी जानिब से राबते भी जारी थे अफ़गानिस्तान के साथ, एंड वी फियर दैट वहाँ से ये सारी चीज़ें आ रही हैं विद एविडेंस। हम क्या कर रहे हैं इस नैरेटिव को और इस मैसेज को पुट अप करने के लिए? अच्छा, एक तो यहाँ पर मैं ये भी बात आपसे करूंगी कि बलूचिस्तान के जो हमारे रहने वाले हैं, जो ऐसे ग्रुप्स को सोशल मीडिया पे बहुत बैकअप करते हैं, अब उन्हें भी ये सोचने की जरूरत है कि दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर, लेकिन अभी उन्हें भी ये सोचने की जरूरत है या तो वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या वो पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ खड़े हैं। आप ये देखें कि अभी ये जो BYC के, मैं ये देख रही थी कि इंटरनेशनली इन्होंने बहुत ज्यादा कैंपेन शुरू की हुई है और ये निहायत झूठी जो एक बातें हैं वो फैलाते हैं वहां पर जाकर पाकिस्तान के हवाले से। मैं भी बलोच हूं, हम भी पाकिस्तान से हैं, हम भी बलूचिस्तान से हैं, हम भी खवातीन हैं। अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो हमें किस कदर सपोर्ट की होगी हमारे जितने भी बलूचिस्तान के रहने वाले हैं। अब आप ये देखें कि ये BYC जो है, मैंने सुना कि ये पार्लियामेंटेरियंस की हद तक जाकर UK में, US में एक झूठी कैंपेन चला रहे हैं और अपने जुल्म और सितम के जो झूठे वाकयात हैं वहां पर भेज रहे हैं। पाकिस्तान को मजबूत लॉबिंग करने की जरूरत है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि आप देखें ये सारी दुनिया जानती है कि दहशतगर्दी की जंग में हमने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, जान की भी, माल की भी, हर लिहाज से इकोनॉमी हमारी डिजास्टर में गई है। इसको बार बार कहने की जरूरत है, हर फोरम पर कहने की जरूरत है और हमें अपनी लॉबिंग वर्ल्ड वाइड बहुत मजबूत करने की जरूरत है, जो हम अब शुरू भी कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया फराज साहिबा, आपने हमाम के लिए वक्त निकाला और इट्स अबाउट हाई टाइम कि हम बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के लिए मज़ीद काम करें। और फिर हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों की जानों का ज़िया हो मज़ीद, हमारे जवानों की जानों का ज़िया हो मज़ीद। इस पर हुकूमत भी काम कर रही है, हमारी पाक फ़ौज भी काम कर रही है। हमारे पाक फ़ौज का अभी जो आज़्म और इरादा और जो उनकी सोच है वो हमारे सबके सामने है। मुख्तलिफ़ चैनल पर इस हवाले से इंटरव्यूज़ भी सामने आ रहे हैं और अब नहीं इजाज़त दी जाएगी भारत को कि वो पाकिस्तान में दरअंदाज़ी करे और हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को, हमारे लोगों को नुकसान पहुँचाए। वक्त हुआ है ब्रेक का, मज़ीद बात करते हैं आफ्टर दिस ईयर। कहेंगे एक बार फिर खुशामदीद। तो ब्रेक से पहले क्वाटा के ज़िला खुजदार में स्कूल बस को निशाना बनाने और सियासी अस्करी क़यादत की जानिब से शदीद मज़म्मत इस पूरे वाक़े की गई है। गम गुस्से का इजहार भी किया गया है। भारतीय आलाकार फितना अल हिंदुस्तान की जानिब से बस हमले के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा ने कल क्वेटा का अहम दौरा किया और इस अफसोसनाक वाक़े में ज़ख्मी होने वाले बच्चों की इयादत भी की। अलामिया जारी किया गया और ये कहा गया कि इस तरह के मज़मूम मज़ाइम जो कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के लिए रखे जाते हैं उसका पूरा मुकाबला किया जाएगा और इस तरह के किसी भी वाक़े की मज़ीद इजाज़त नहीं दी जाएगी। ब्रिगेडियर वक़ार हसन रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू वक़ार हसन साहब, कैसे हैं आप? कल ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, बट दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि बलूचिस्तान में इस तरह का कोई वाक़या किया जा रहा है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि हमारे बच्चों को अटैक किया जा रहा है। हम ऑब्वियसली ये सोच रहे थे कि भारत की जानिब से इस तरह की कोई कार्रवाई की जा सकती है और इससे पहले भी करता रहा है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम बट इट इज़ अबाउट द हाई टाइम बिकॉज ये सेकंड टाइम हुआ है कि इस तरह का बड़ा वाक़या हमारे बच्चों के अगेंस्ट किया गया। जी बिल्कुल, इसमें आई थिंक अभी एक तो पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप की डिटर्मिनेशन है कि चाहे TTP हो चाहे BLA है। और थोड़ा इसमें हाईलाइट कर दूं कि जब इनके बाप को इतनी फैंटी पड़ी है पिछले हफ्ते, तो नाउ इट्स वेरी क्लियर कि फ्रस्ट्रेशन तो है वहाँ पे, लेकिन ये फितना हिंदुस्तान है, फितना फारज इनको जड़ से उखाड़ा जाएगा। और मेरी अपनी इंशाल्लाह असेसमेंट है कि बाय एंड ऑफ 2025 इनका एक बदला भी नहीं बचेगा। एंड नाउ आई थिंक इवन पीपल ऑफ बलूचिस्तान आर रेडी। दूसरा जो जरूरी मैसेज है फॉर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान है, इसमें मैंगल साहब हैं जो डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, कि अभी आप बेसिकली एनालाइज कर लें कि किस हद तक ये बलोच हुकूक की लड़ाई है। बेसिकली इट्स टेररिज्म, दे आर हायर्ड गन, भारत फंड करता है और इसमें अच्छा माइंडसेट आप देख ले, चाहे जाफर एक्सप्रेस था वहाँ भी फैमिली थी, यहाँ बच्चियां हैं। फ्रस्ट्रेशन इतनी है भारत में कि अभी कुछ कॉल भी शायद आ रही हैं सोशल मीडिया पे कि वो कहते हैं कुछ करें अदर देन मिलिट्री टारगेट्स एंगेज करें। तो इसका मतलब है कि दोवल हो गया, मोडी हो गया, जिनके आपने माइंडसेट देख लिया है कि जहाँ पे फिर चैलेंज किया पाकिस्तान मिलिट्री ने, एयरफोर्स ने, वहां तो भीगी बिल्ली बन गई और यहाँ पे मासूमों को अटैक किया जाए। दूसरा आई थिंक ये पांचों डोमेन में लड़ाई होनी है। अभी एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है चाइना में, जहाँ पे मुत्तकी साहब भी गए हुए थे और देयर इज आई थिंक सम अंडरस्टैंडिंग
कि ये चीजें इस तरह नहीं चल सकती, रीजन ने इकट्ठे ग्रो करना है, तो आपको बेसिकली सीपैक की एक्सटेंशन दी जाती है और साथ साथ मिलके काम, उससे भी आई थिंक कुछ फर्क पड़ेगा, काफी सारी बेसिंग वहां से होती है, तो ये डिप्लोमेटिकली भी आपने करना है, मिलिटरीली भी इंशाल्लाह ताला। अवाम हौसला रखे, अगर हमने भारत को, जिस फील्ड मार्शल आसिम पहले कह चुके हैं कि जहाँ मतलब 1.5 मिलियन जो भारतीय फौज है वो हमें अंडरमाइन नहीं कर सकी, तो 1500 बंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर है ये खास एनवायरनमेंट है जिसके अंदर स्नीक अटैक्स होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में दुश्मन जो है ना सिर्फ बुजदिल है, बेशर्म है, बल्कि आई वुड से गलीज है और घटिया है। I also want कि आप few words इस बात पर भी कहें कि ये जो लोगों के दिमागों के ऊपर एक ब्लर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जी बलूचिस्तान में जो ये तंजीमें काम कर रही हैं वो अपने हकूक़ के लिए लड़ रही हैं, अपने हकूक़ के लिए काम करिए। अगर आप अपने हकूक़ के लिए काम कर रहे होते, अगर आप अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे होते, तो आप मासूम बच्चों जिनको इस पूरे मामले का शायद हो सकता है इल्म भी ना हो, उनको नहीं अटैक करते, उनकी बस को नहीं अटैक करते। फिर आप जो वाक़या जाफ़र एक्सप्रेस का हुआ वो नहीं करते, वहाँ पर आपको फैमिलीज़ को, औरतों को ज़दोकोब ना करते, उनको टारगेट ना करते। तो आई रियली वांट, बिकॉज क्या होता है, पीपल नो हाफ ऑफ द स्टोरी के बलूचिस्तान के अवाम को उनके हकूक़ नहीं मिल रहे और इसके लिए वो खड़े हो रहे हैं, बट जिनको अपने हकूक़ नहीं मिल रहे होते वो ऐसे जाके मासूमों की जानें नहीं लेते। ये बिल्कुल, ये आई थिंक ना मतलब ना इंसानी ट्रेडिशन है ना तो बलोच ट्रेडिशन है। अगर आप बलोच ट्रेडिशन की देखें, स्पेशली वुमेन और चिल्ड्रन का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, डिस्पाइट कि वो कंजर्वेटिव माशरा है, लेकिन दैट्स वेयर इट इज, यू नो, पोस्ट टू तेरा में इट इज इजियर नाउ क्या मैनिपुलेट करें ट्रूथ को और सोशल मीडिया के थ्रू यूथ को। दूसरा आई थिंक डेमोग्राफिक बड़ी जरूरी है, टाइम पीपल फॉरगेट इट, और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि लेट्स से वी पॉइंट टू ए पर्टिकुलर एथनिसिटी, लेकिन ये है कि इसमें ऑलमोस्ट 44% तो पश्तून है, वो ज्यादा स्टेबल है इलाका जो। बाकी जो है इसमें 3-4 आई थिंक ट्राइब्स के अंदर फिर डिफरेंट एलिमेंट कह सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ऑल द ट्राइब, अगर आप बुकटी ट्राइब कहते हैं तो उस बाद बुकटी साहब वजीर आला भी है वहाँ पे, इस तरह काफी जो है उसमें मेंबर्स है फेडरल गवर्नमेंट में, मरीज हैं या मैंगल्स हैं, लेकिन इसके अंदर फिर आप देख लें, जैसा अभी मैंगल साहब को मैं हमेशा कहता हूँ, मैंगल साहब का भाई तो फिर लश्कर बलूचिस्तान भी चला रहा है ना, इधर आप पॉलिटिक्स भी करते हैं, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री जो है बलूचिस्तान में इनकी है, तो फिर कौन से हकूक, बात ये है कि वहाँ पे फिर वडेरा शाही भी है किसी हद तक, जो सरदारों का कंट्रोल है उसमें भी आई थिंक देन देयर इज आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट कि आप कैटेगरी ए बी एरियाज को खत्म करके वाई बलूचिस्तान शुड बी डिवाइडेड, कि इसमें 85% या 90%। इस पे ब्रिगेडियर साहब उन लोगों को बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठाने देना चाहिए जो अपने किसी भी पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए किसी भी तंजीम के साथ मिल जाते हैं। व्हेन इट इज़ क्लियर कि कुछ तंजीमें पाकिस्तान के हक में नहीं है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, देन इन शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन कि उसने पाकिस्तान के साथ अगर खड़े होना है तो उसका मौक़िफ़ क्या होना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब हम मौजूद रहिएगा, कल DGISPR की जानिब से एक प्रेस ब्रीफिंग भी दी गई और इसके ऊपर एक मैसेज भी उनकी जानिब से सेंड किया गया, ये जो सारा वाकया हुआ है, और पाकिस्तान बार बार ये बात कर रहा है कि हम अपने मुल्क में भी हम चाहते हैं, हम दूसरे मुल्कों में भी हम चाहते हैं। उनका मजीद क्या कहना था पहले अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं, फिर आपसे गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। DGISPR के इंटरव्यू का कुछ हिस्सा आपने सुना और बात और मैसेज बिल्कुल क्लियर है, इस मैसेज को आगे बढ़ाते हैं। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकार साहब, हम पहले ही शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई भी मिस एडवेंचर इंडिया की जानिब से प्लान किया जा सकता है, एंड येट आई थिंक हम आराम से नहीं बैठे हैं, वी आर प्रीटी प्रिपेयर्ड, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि भारत कैन गो फॉर एनीथिंग बिगर, ओ कैन प्लान एनीथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। सो वेयर आर वी स्टैंडिंग व्हेन वी अंडरस्टैंड, और हमें पता है कि भारत की क्या अज़ाइम है। एक तो मैं थोड़ा सस्पेंड दे दूं बिकॉज वी आर इन टर्की, तो यहाँ से लेट्स से हाउ डू दे व्यू पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, अफ्रीका को, तो इट्स बीइंग कंसिडर्ड एज अल्लाह के फजल से गारंटर ऑफ पीस इन साउथ एशिया एंड द रीजन, बिकॉज न्यूक्लियर वॉर की बात की थोड़ा एक्सपैंड करें, पहले भी बात हुई है कि इसमें ना सिर्फ 1.5 अरब आबादी जो है जैसे भारत की, बल्कि एक्सटेंडेड जो पॉपुलेशन है साउथ एशिया की 2 अरब से ज़्यादा बन जाती है, वो पूरी तरह इफेक्ट भी होगी, करोड़ों लोग उसमें मारे जाएंगे, और ये स्टडीज हैं, और इसमें अगर आधे एटम बॉम्ब चले जो उनके पास जैसे वॉर है, इट अफेक्ट्स एंटायर साउथ एशिया एंड अप टू टर्की, यूरोप जो है इसमें न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा फॉर नेक्स्ट लेट्स से 6 months to 1, ये है इम्पैक्ट इस तरफ मूडीज को पुश कर रहा है। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ रोका फॉर इंटरनेशनल पीस काम, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग एक्नॉलेज्ड। दूसरा जो है आई थिंक जो डिटर्मिनेशन है उसमें पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कर दिया है, भारत को पता है इनके साथ क्या, ये आई थिंक थोड़ी मुनाफिकत है वेस्टर्न वर्ल्ड की, आई वुड से कि ये लड़ाई वो है जो लाइव देखी गई है थ्रू सैटेलाइट्स। अगर हम देख सकते थे जैसा एवीएम औरंगजेब ने दिखाया एक लेट्स से मिसाइल और एयरक्राफ्ट, तो दे हैव सीन इट व्हाट हैज हैपेंड टू इंडिया। 300 किलोमीटर का एरिया खाली हो गया था बिकॉज दे हैड टू पुश बैक रफाज, और अभी आई थिंक अभी इनके अपने शिवसेना के लोग कह रहे हैं अभी
मिस्टर रनौत हैं, इनके एक लीडर हैं, वो कह रहे थे जी कि आपने मनोबल गिरा का, यानी मुराद जो इंडियन आर्मी का डाउन किया है। तो ये हकायक है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें सामने आएगी। अभी आ जाते हैं प्रेपरेशन पे। डीएस्केलेशन में आपको याद होगा ऑपरेशन पैराक्रम में बड़ा टाइम लगा था, तो उसमें फेज चीजें होंगी। हमारे भी टारगेट्स लॉक्ड हैं। शायद अगले प्लान जो है, अगले जो 10 आई वुड से ऑप्शन है, वो ऑल इस पे तैयारी है। अगर वो करता है मूवी, मेरा ख्याल बहुत बड़ा बेवकूफ होगा, तो मेरा ख्याल थर्ड राउंड खेलना तो वो खेल ले इंशाल्लाह, मुंह तोड़ जवाब नहीं लेगा। लेकिन इसके दौरान इस पे कोई इंटेल है कि क्या भारत वाकई इस तरह का कुछ प्लान कर रहा है, या वो इसी तरह से पाकिस्तान में या बलूचिस्तान में अपर एरियाज़ में और खैबर पख्तूनख्वा में इसी तरह के वाक़यात, जो कल हमने जिसनौर का वाक़या देखा है, इस तरह की कोई प्लानिंग कर रहा है या कुछ बड़ा? इज़ देयर समथिंग इंडिया प्लानिंग अगेंस्ट पाकिस्तान? जी इंटरनली तो दे विल कीप, देखें ना, वो तो कॉल्स करते हैं लाहौर को हिट करें, पंजाब को करें, कराची को करें, मतलब एक डिजायर तो है। और यही आई थिंक एक मकार और बुज़दिल आदमी की या एक स्टेट की कोशिश हो सकती है। लेकिन एज फार एज ओवरऑल सिचुएशन का देखें, मैं हमेशा कहता हूँ भारत को चॉइस, अगर आपने परपेचुअल स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी में रहना है कि ट्रिगर्स के ऊपर उंगलियां हो, मिसाइल तैयार हो और आप पीस की भी बात करें, ज्यादा नुकसान भाई भारत का है। अभी आप देख लें एविएशन फ्लाइंग में इसका ज्यादा नुकसान हुआ है। एडजस्ट करने नहीं आएगी। पाकिस्तान तो अभी अपना वेस्ट एशिया के साथ हमारा ओपन है, अभी कैन ट्रैवल टू यूरोप, जो आप लॉक हो जाएंगे और उसमें आप ही का नुकसान है। अभी एयरलाइन सफर कर रही है, उसके बाद बिजनेसेस है। अभी एप्पल कंपनी को का यहाँ से ले, हु वुड इन्वेस्ट इन इंडिया, जो अगर लेट्स से परपेचुअल स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी रहती, तो कितना एक सस्टेन कर सकता है। ये बेसिकली फेस सेविंग है और इंशाल्लाह हम इससे भी बाहर निकलेंगे। और इंटरनली सफारती सतह पर पाकिस्तान को अभी रिसेंटली सफारती सतह पर जीत भी हासिल हुई, चाहे फिर वो यूनाइटेड नेशंस हो। ओवरऑल जो एक नैरेटिव आफ्टर दिस एडवेंचर दैट इंडिया ट्राइड टू डू अगेंस्ट पाकिस्तान, उसके बाद भी पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक एज मिला है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भारत ने हार नहीं मानी है। आई मीन वो भी लॉबिंग कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अपना नैरेटिव उन्होंने जो बिल्ड किया है उससे वो किसी तरह से कामयाबी दिला सकें कि जी पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी हो रही है एंड सो ऑन, और यहाँ से दहशतगर्द। और इसी सिलसिले में हमने देखा अभी आखिरी जो अफगानिस्तान के साथ उनके राबते चल रहे हैं, ज़रा इस पर मुझे जाना है, इस पर बात करनी है कि डिप्लोमेटिकली तो उनकी जानिब से भी चीज़ें की जा रही हैं। आर वी अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स दैट दे आर डूइंग? आई थिंक इस पे मुफा इस पे काम भी कर रहे हैं। एक हमारी ये सिलेक्शंस हुई पास्ट में, तो समहाउ देयर वाज अंडरस्टैंडिंग कि रीजन ग्रो करेगा और इकट्ठे रहना है और पीस की तरफ ज्यादा आपका रहा। लेकिन दिस आई थिंक क्राइसिस हैज शोन, जब वॉर ने की कोई उस तरफ से ठंडी हवा नहीं, शुड बी वेरी क्लियर। और ट्रम्प ने भी कहा 1000 साल से ज्यादा लड़ाई, तो ही वाज टॉकिंग ऑफ सिविलाइजेशनल वॉर, जो आई थिंक डिबेट होनी चाहिए। इट इज अ सिविलाइजेशनल वॉर, फिर है तो फिर टू नेशन थ्योरी सी वजह से आई। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म बैटल जो आपने लड़नी है। दूसरा मेरे ख्याल में इस वक्त एंड ऑनवर्ड वी शुड बी वेरी वेरी एग्रेसिव, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी है, चाहे आपका नैरेटिव है, और इसमें आई थिंक अच्छी टीम तैयार हुई है। तो देखिए इसको परसिस्टेंटली मीडिया ने भी जिंदा रखना है, बिकॉज देखें भारत में तो मीडिया 10 साल से कर रहा था और हम बाय एंड लार्ज वी वुड टेक इट वेरी लाइटली, बिकॉज माइंड्स को तैयार किया जाता है। तो एक लंबी लड़ाई है जो आपने लड़नी है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के पास इस वक्त आई थिंक इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव जो है चीजें दिखाने की हैं, चाहे वो टेररिज्म है, चाहे पहलगाम की इंक्वायरी है, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी, सारी वायलेशन जो है बायलैटरल और इंटरनेशनल ट्रीटीज तो भारत कर रहा है। उसमें आई थिंक यू हैव अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट, एंड नाउ द प्रेस्टीज ऑफ पाकिस्तान इज नाउ बिकम एट पैरिटी विद इंडिया, तो उस लिहाज से आपको ट्रीट किया जाएगा। दैट्स व्हाई ट्रम्प ने कहा दोनों साइड हैं। तो मेरे ख्याल में भारत को खुद इसको रिव्यू करना चाहिए। आई थिंक एग्रेसिवली आप परस्यू करें टिल द टाइम इनके अकल ठिकाने नहीं आती। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर वकास साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम और अपना तज्जिया इस पूरे मामले पर हमारे साथ शेयर किया। अब भारतीय मीडिया को आईना दिखाया तो फिर वो बुरा मान गए। वैसे कोई पाकिस्तान के लिए जब बात करता है तो वो कोई शख्स कोई क्यों ना हो वो उसको बड़ा हाईलाइट करते हैं, लेकिन जब वो उनके बारे में कोई बात करते हैं तो फिर वो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, फिर कैंसिल की गेम चलने शुरू हो जाती है। अमरीकी प्रोफेसर है क्रिस्टीन फेयर और गोदी मीडिया के निशाने पर आजकल वो आई हुई हैं। नाम नेहाद भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी उनसे बदतमीज़ी पर उतर आए हैं। क्रिस्टीन अर्नब की बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकी और शो छोड़कर चली गई, शो को फजूल करार दिया। फिर उन्होंने ट्वीट किया कि ऐसे प्रोग्राम में बैठने के बजाय दुनिया में करने को और भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। सो दिस इज़ द ट्वीट दैट शी डिड डू। उसके बाद और हुआ कुछ इस तरह से था कि उनको शो में बुलाया गया और जब उन्होंने अपना नैरेटिव, बिकॉज शी इज़ द काइंड ऑफ अ पर्सन जो अपने तरीके से बात करती हैं, जब उनकी जानिब से अपनी बात की गई तो फिर इंडियन मीडिया तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। वो तो जब यहाँ से भी जितने लोग जाते हैं अगर वो सच बयान करने लगते हैं तो कभी उनके माइक ऑफ हो जाते हैं, जब उनके लोग सच बयान करते हैं उनके हाथ से माइक छीन लिए जाते हैं। तो ये वहाँ बड़ी आम सी बात है। लेकिन अच्छा है इंटरनेशनल मीडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि भारत का असल चेहरा है क्या,
और उससे पाकिस्तान को यकीनी तौर पर बहुत फ़ायदा होता है व्हेन वी टेल देम हाउ दे एक्चुअली आर, हाउ देयर मीडिया एक्चुअली इज़। वेल, यहाँ पे लेते हैं एक ब्रीदर, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएंगे। GINU, आई होप कि आपकी मॉर्निंग अब तक तो गुड मॉर्निंग हो गई होगी, और अगर नहीं होगी हुई है तो लेंगे। मेरे ख्याल में एक कप ऑफ कॉफ़ी वुड मेक अ डिफरेंस, अ टी और सम गुड फ्रूट्स विल मेक, और अ वॉक मेक अ डिफरेंस। एनीवेज, बातें तो हम कर रहे हैं बहुत सारी। अभी एक नई बहस है, आप लोगों को शायद याद होगा कि निकाह के लिए दुल्हा दुल्हन के लिए एक बिल पास हुआ था जिस पर कहा गया था कि उम्र जो है वो बच्चों की 18 साल होनी चाहिए कानूनी तौर पर। कौमी असम्बली में कम उम्र बच्चों की शादियों पर उसके बाद से पाबंदी का एक बिल आया था जिसके ऊपर उसकी मंजूरी दी गई, जिसके बाद फिर इसके ऊपर थोड़ी गुफ्तगू हुई, बहस हुई, तकरार हुई, और निकाह रजिस्टर करने के हवाले से मुख्तलिफ नज़रिए सामने आने लगे। अब मामला कुछ ऐसा है कि दोनों फरीकैन के, यानी जो कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड है और फिर जो इसमें इस्लामी मामला है, ये सारी चीज़ें अब एक तरह से खुल के सामने आ रही हैं, और इसमें दो अलग अलग मौक़िफ़ आ रहे हैं। तो आवाम के लिए इसमें क्या क्लैरिटी लाई जा सकती है और क्या इसमें हिचेस हैं जिनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया अलामा राग़िब साहब से। और अलामा राग़िब नईमी साहब चेयरमैन है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। अलामा साहब, आई होप ये पूरा मामला आपने लुक ऑफ किया है, बट द थिंग इज़ दिस कि ये जब बिल पास हुआ, मंजूर हुआ, उस वक्त कोई इस तरह की यूँ कह लें कि मुखालफत या कोई हिच बीच में नहीं आया। अब एक नई बात जो इस पर की जा रही है कि इस्लामी तौर पर उम्र फ़र्क है, और उसके लिहाज से जो कानूनी बिल आया है या जो बिल पास हुआ है उसके बीच में एक रिफ्ट सा नज़र आ रहा है। पहले तो हमें ये समझना है आपसे कि इस्लामी नज़रिया इस पूरे मामले को किस तरह से देखता है, क्या एज होनी चाहिए, और क्या जो कानूनी तौर पर पास किया गया या जो बिल पास किया गया है वो इस हवाले से कितना मुख्तलिफ है इस्लामी नज़रिए से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें ना सबसे पहले ये देखना है कि शरीयत में बालिग किसे कहते हैं। जो बालिग की तारीफ कानूनी तौर पे की गई है वो और है, और शरई तौर पे बालिग और है। शरई तौर पे बालिग वो है जिसे जिस्मानी बलूगत हासिल हो जाए, जबकि कानून ये कहता है कि बालिग वो शख्स, वो बच्चा या बच्ची है जो कि 18 साल की उम्र को अटेन कर ले। तो यहाँ पे एक बुनियादी डिफरेंस आ जाता है। हमें शरीयत में कहीं पर भी कोई कदगन नजर नहीं आती है निकाह की उम्र के हवाले से, भले से वो अर्ली एज में हो जाए, भले से वो आगे चल के हो जाए। और हमें इवन ये भी कोई कबाहत नजर नहीं आती है कि शादी की उम्रों का जो एक डिफरेंस है होता है आमतौर पे, वो कितना होना चाहिए, कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुख्तलिफ शादियाँ हैं मुख्तलिफ ख़वातीन के साथ, उनकी उम्रों का जो एज डिफरेंस है वो भी हमारे सामने है। अब मामला आ जाता है पाकिस्तान के एतबार से। पाकिस्तान में सबसे पहले जो एज रिस्ट्रिक्शन का बिल था वो 1929 का बिल था, जिसके तहत एक उम्र को मुतय्यन कर दिया गया कि इससे कम उम्र की शादी नहीं होगी। वो काफ़ी अर्से तक चलता रहा। फिर हमने ये देखा कि मुख्तलिफ सूबों के अंदर एज को बढ़ा दिया गया, जैसे सिंध के अंदर 4-5 साल पहले इसमें इजाफा करके इसको 18 साल कर दिया गया था, जबकि बाकी सूबों के अंदर ये 16 साल ही रही थी। लेकिन हमने ये देखना था कि 16 साल रहने की सूरत में भी इसके ऊपर कितनी अमलदारी थी। तो हम देखते थे कि माशरे में इसके ऊपर अमलदारी नजर नहीं आ रही थी। अब ये बढ़ा के विफाक में भी 18 साल की कर दी। कौमी असम्बली ने जो इस्लामाबाद का विफाकी इलाका है उसके लिए इसको बढ़ा के 18 साल कर दिया है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक ही उम्र का बढ़ाया जाना शादी का, निकाह का, और दूसरा है अगर कोई इस तरह का निकाह सॉलमनाइज कर लेता है तो उसके नतीजे में जो सजाएं हैं वो बड़ी, मैं उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, खौफनाक किस्म की रखी गई है। यानी उसमें यहाँ तक कहा गया है कि अगर एक वालिद या वालिदा अपने बच्ची या बच्चे जो जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो उसकी शादी को रोकने में कामयाब नहीं हुआ है तो उसको भी सजा दी जाएगी। वालिद तो खुद वहाँ पे एक मुतासरा फरीक है कि उसकी बेटी जो है या उसका बेटा जो है वो 18 साल से कम उम्र में शादी करने जा रहा है और वो उसको रोक नहीं पा रहा है, कहीं छुप के वो कर रहा है, तो उसको क्यों सजा मिलेगी। इस तरह करके कुछ और चीज़ें भी हैं
जिसके ऊपर हम ये समझते हैं कि अलामा साहब का कलाम की माजरत चाहती हूँ, लेकिन इसके कई और पहलू भी हैं। जैसे हम जानते हैं कि फोर्स मैरिजेस कर दी जाती हैं बच्चियों की 13 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, कई की इससे छोटी उम्र में भी हो जाती हैं। बचपन से ही निकाह के बंधन में बांध दिया जाता है और जैसे ही बच्चियां बलूगत की उम्र में आती हैं या लड़के आते हैं उनकी आपस में शादी कर दी जाती है। तो इस केस के लिए क्या आप नहीं समझते कि ये सजाएं रखी गई हैं जहां बच्चों को पहले से ही इंगेज आप कर दिया ये बताइए कि फोर्स मैरिज की तारीफ क्या करेंगे? अमूमी तौर पे फोर्स मैरिज हम ऐसी मैरिज को समझते हैं जिसमें किसी बच्चे या बच्ची को अगवा किया जाए और उसके बाद उसकी मर्जी के बगैर उसका निकाह कर दिया जाए। सही। हम इसको जरा एक और अंदाज से देखते हैं। 16 साल का एक बच्चा या 17 साल का एक बच्चा या एक बच्ची वो अपनी मर्जी के साथ अपनी वालिदैन की इजाजत के साथ निकाह करना चाहता है, कहीं पर भी फोर्स नहीं है, तो क्या शरीयत उसकी परमिशन भी देती है? तो क्या उसको रोक दिया जाएगा? असल में ना यहाँ पे एक और बात भी आ गई है। वो बात ये आ गई है कि वफाकी शरिया अदालत ने इसके बारे में एक फैसला दिया है जिसको अभी तक रिपील नहीं किया गया या जिसको किसी और फोरम पर उठाया नहीं गया। उसमें वफाकी शरिया अदालत ने हुकूमत को इस बात की इजाज़त दी है कि वो शादी के लिए उम्र का तयन कर सकते हैं। यहाँ पे फिर एक कुछ चीज़ आ जाती है। हम खुद ये समझते हैं कि शादी किसी बच्चे या बच्ची की ऐसी उम्र में होनी चाहिए जब वो शादी के बाद होने वाले मामलात को आसान तरीके से संभाल सकें और आसान तरीके से उस शादी के बंधन के नतीजे में जो फराइज आयद होते हैं उन्हें अदा करने के काबिल हो जाएं। और वो उसी की कमी है आपका मौक़िफ़ फिर भी इस पर आगे चलकर भी है। फिर वक्त आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन और बच्चे जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि गज़ा के मामले पर कुछ नैरेटिव चेंज होना शुरू हुआ है। गज़ा पर हम ये तो जानते हैं कि इसराइल की बर्बरियत जारी है और अब इसराइल के अंदर से भी जिस तरह की कार्रवाइयाँ वहाँ से की जा रही हैं, जिस तरह गज़ा में खाने के ट्रक्स को अंदर नहीं दाखिल होने दिया जा रहा, इसराइल के अपने लोग भी इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। यूएन अभी इस सूरत हाल को गंभीर करार दे रही है। गुज़िश्ता 2 दिनों से मैं देख रही हूँ कि कनाडा और यूके और फ्रांस की जानिब से एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और उनकी जानिब से कहा गया कि अगर इसराइल की जानिब से मुसलसल यही तरीक़ाकार या ये जेनोसाइड जारी रहा तो फिर हमें देखना होगा कि हम क्या फ़ैसले लेते हैं और क्या हम इसराइल के लिए तमाम तर जो ट्रेडिंग के हमारे रवाबित हैं उनको भी ख़त्म कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा सख्त मैसेज वहाँ से आया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये तमाम तर जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो बदल रहा है, लेकिन इसका असर इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू पर कोई नज़र नहीं आता। आरजी जंग बंदी तो कर दी गई है, लेकिन उनकी जानिब से अभी भी ये बयान दिया जा रहा है कि यरगमालियों की रिहाई की शर्त का ऐलान उनकी जानिब से सामने आया है और फ़लस्तीनी कैंपों पर हम देख रहे हैं कि मुसलसल इस बीच भी हमले किए जा रहे हैं और ख़ासकर बच्चों को निशाना बनाया जाता है, ख़ासकर आने वाली जनरेशन को ख़त्म करने की तैयारी की जा रही है, ख़ासकर ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ की औरतों को निशाना बनाया जा सके, वहाँ की आवाम उनकी जो ओवरऑल डेमोग्राफी है उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील किया जा सके। वेस्ट में इस हवाले से आवाज़ें तो उठ रही हैं, लेकिन क्या इसका कोई इम्पैक्ट होने जा रहा है? क्या अमेरिका को ओवरऑल इस पर मौक़िफ़ बदलने की ज़रूरत है? इस पर ज़रा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाना चाहते हैं जो चंद एक वीडियोज़ अभी सोशल मीडिया पे भी फ्लोट कर रही हैं, हमारी नज़रों से भी गुजर रही हैं। एक बच्चे की दर्दनाक आवाज़ है। ऐसे कई बच्चे हैं जो सिसकियों और आहों के साथ इल्तिजाएँ कर रहे हैं, दुआएँ मांग रहे हैं कि इस जगह पर यानी गज़ा पर बमबारी को किसी तौर से रोक दिया जाए। इसी पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जमील अहमद साहब, आप साबिक सफ़ीर हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू। हाउ आर यू जमील साहब? आई एम गुड, सुबह बखैर। सुबह खैर आपको भी। जमील साहब, अभी रिसेंटली सीज़ फायर की बात हुई, उसके बाद हमने देखा कि मुसलसल गज़ा के ऊपर हमले जारी हैं। कई ट्रक इंतज़ार कर रहे हैं, 50 से ज़ायद बल्कि 100 से ज़ायद तादाद में बॉर्डर्स के ऊपर ट्रक इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कई हफ्तों बाद एक ट्रक को वहाँ जाने के अंदर इजाज़त दी जाती है और फिर जब उन ट्रक्स को खोला जाता है तो वो इतने अरसे से यानी इतने दिनों से वहाँ पर खड़े होते हैं कि उसके अंदर जो मौजूद ग़िज़ा है उसमें से कई ऐसे पैकेज तो ख़राब हो जाते हैं और वो लोग मजबूर हैं, क्योंकि गिवन इतना कम है, वो मजबूर हैं वही ख़राब खाना, कीड़ों वाला खाना अपने बच्चों को देने के लिए, क्योंकि और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है।
वहाँ मुसलसल जेनोसाइड किया जा रहा है। अभी यूरोप की जानिब से, फ्रांस की जानिब से, यूके की जानिब से, कनाडा की जानिब से एक थ्रेट तो आई है, बट व्हाट डू यू थिंक, ये कितनी मौसर हो सकती है थ्रेट, और इसका क्या इम्पैक्ट निकलेगा? अच्छा, नहीं लगता कि ये थ्रेट कोई किसी उसमें ट्रांसलेट हो सकती है या इसराइल पे इसका कोई असर पड़ेगा, क्योंकि इसराइल ने ठान ली है और ये एक तसलसल है एक बहुत बड़े गेम का जिसको कहते हैं ग्रेटर इसराइल, और जिसका कि तसलसल शुरू होता है 1897 से। और इस लिहाज से नहीं लगता कि ये कनाडा हो या बरतानिया हो या और ममालिक हो, उनका कोई सिर्फ यूएस के अलावा, अमेरिका के अलावा किसी का और असर वहां नहीं चल सकता, क्योंकि अमेरिका ही है जिसने 100 टन से ज्यादा बम और बारूद उनको दिए हैं कि बरसाओ जितने बरसा सकते हो। ये अमेरिका ही है जिन्होंने उनको अब भी सपोर्ट दिया हुआ है, बैरी बेटे खड़े किए हुए हैं इसराइल के सपोर्ट में, और ये अमेरिका ही है जिसने कि तमाम पहले जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन ने उसको वीटो किया हुआ है जब ह्यूमैनिटेरियन एड की बात आती है, सीज फायर की बात आती है, और जब आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जब केस चलता है तो ये अमेरिका ही है जो कि उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जजेस को भी धमकाता है और वहाँ के प्रोसीडिंग्स को असरअंदाज नहीं होने देता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए इस पस मंजर में, तो ये स्टारवेशन एज अ वेपन ऑफ वॉर, ये वर्ल्ड वार 2 के बाद पहली मरतबा इस तादाद में, इस वॉल्यूम के साथ शुरू हुई है कि जहां बमबारी जमील साहब अब तक वहां कर दी गई है वो कई एटम बॉम्ब्स के बराबर है। और हम ये बात जानते हैं कि गज़ा और हिरोशिमा में कितना फ़र्क है रकबे के लिहाज से। मैंने इतनी छोटी सी जगह पर इतनी बमबारी, क्या दुनिया को वो नज़र नहीं आ रही? गज़ा के जो बच्चे हैं, गज़ा की जो औरतें हैं, गज़ा के जो जवान शहीद हो रहे हैं, वो हमारे बच्चे हैं। जब वहाँ से इस तरह के मनाजिर आते हैं तो हमारे दिल दुखते हैं। आई वॉन्ट टू नो, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है और ये सदियों पुराना उनका प्लान है, इसमें ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का बहुत ज़्यादा असर रहा है, उन्होंने उनको दे दी जगह इसराइल को जो उनका हक नहीं था, जो उनकी जगह। दिस इज़ ऑल द फैक्ट्स दैट वी कीप हेयरिंग, बट द पॉइंट इज़ वहाँ के बच्चे मर रहे हैं। जो बच्चा सिसक रहा है ना, उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि इंटरनेशनल नैरेटिव क्या बिल्ड हो रहा है। सो आई वांट टू नो, इतने सारे दुनिया में बड़े दिमाग बैठे हुए हैं, out of all we have not come to a single solution to this situation. Geopolitics and its devastating effect, negative effect, we can see it in Gaza. So it's ruthless. In fact, geopolitics is ruthless. Its implication and effects are ruthless. कौमों को इसका अंदाजा नहीं होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि OIC कंट्रीज को इसका अंदाजा है। और अभी अरब लीग ने भी जो 4-5 दिन कबल एक मीटिंग की, बहुत उन्होंने सखावत दिली के साथ 2 मिलियन एलोकेट किए लबनान और गजा के लिए, जबकि तकरीबन 600 बिलियन का मुआहदा किया यूएस से ट्रंप साहब के विजिट के दौरान। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें एक हकीकत है, इस हकीकत को मान ली जाए और उसके बाद देखा जाए कि क्या हो सकता है, क्योंकि ये बेहिसी कोई आज की नहीं है। ये बेहिसी जब से अक्टूबर से ये सिलसिला 2023 से जब से चल रहा है, ये बेहिसी और इसकी जो कॉम्प्लिसेंसी है ये उस दिन से जारी है। और अभी अल्फाज के मरहम से ये शफा देते हैं, क्योंकि और जितने भी रूलर्स हैं हमारे और भी जितने भी हमारे 57 ममालिक के सरबराहान हैं OIC के, या आपने अभी कनाडा की, बरतानिया की मिसाल दी और फ्रांस की मिसाल दी, ये सारे के सारे लफाजी में पड़े हुए हैं। अगर ये चाहते तो बाईकाट करते, अगर चाहते तो उनके सफारत खानों को कहते हैं कि बंद करते हैं, हम आपकी सफारती ताल्लुकात ख़त्म करते हैं, तजारती ताल्लुकात अभी तक की धमकियाँ ही हैं। नेतन्याहू ने आज रात कह दिया, कल बल्कि कह दिया शाम को कि बस अब मैं फाइनल स्टेजेस पर हूँ, फोर्सेस कुछ दाखिल हो गई हैं, कुछ मजीद दाखिल होनी है। तो गजा पे फाइनल कब्जा अगले चंद दिनों की बात है। इसीलिए ये स्टारवेशन जो पिछले 10 महीनों से जारी है, स्टारवेशन वॉर, UNO चीख के मर गया, 12 NGOs के सरबराहान चीख के जो है ना उनकी आवाज़ दबा दी गई और अब तक कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अब तैयार हो जाएं, जितने लोग बच जाएंगे, क्योंकि अधमुए तो वैसे ही हो चुके हैं। और यही मकसद था इजराइल का कि स्टारवेशन एज अ वेपन ऑफ वॉर जो इस्तेमाल किया गया है, जो मकसद था वो हासिल होता नजर आ रहा है। और कल नेतन्याहू ने कह दिया है कि
अब अगर सीज फायर करना चाहे तो मैं कुछ दिनों के लिए सीज फायर कर लूंगा हॉस्टेज ट्रांसफर के लिए, लेकिन फिर भी मैं खत्म नहीं करूंगा ये मामला जंग, क्योंकि गजा के मामले में नेतन्याहू की अपनी बात, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ये बात कर दी थी कि जी वो रावेरिया ऑफ मिडल ईस्ट मैं इसको बनाना चाहता हूँ और यूनाइटेड स्टेट शुड आल्सो टेक कंट्रोल ऑफ इट। ये दोनों बातों को अगर मिला के इंटरप्रेट किया जाए तो महसूस होता है कि आइंदा चंद दिनों चंद हफ्तों की बात है कि ये किस्सा अब दुनिया की नज़र के सामने ये होता हुआ, ये बिलखती हुई इंसानियत जो इतने महीनों से और इतने अरसे से चल रही है, कि जिसमें तकरीबन 54,000 अफराद अब तक जो है वो जहाँ बहक हो चुके हैं, 35,700 से ज़्यादा, तकरीबन 36,000 के करीब बच्चे और औरतें इसमें जहाँ बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। 450 के करीब वर्कर्स जो हैं वो एड वर्कर्स वो इसमें अपनी जान गंवा बैठे हैं, और तकरीबन 200 के करीब जर्नलिस्ट जान गंवा बैठे। तो इससे ज्यादा और क्या मिसाल, ये सारे फिगर्स तो मौजूद हैं ना, ये तो फैक्ट्स हैं। लेकिन अगर ये फैक्ट्स दुनिया को और दुनिया के सरबराहान को मुंह नहीं चढ़ा सकते और उनके ज़मीर को झंझोड़ नहीं सकते, सिर्फ अल्फाज के लिहाज से, वो कहते हैं ना कि अल्फाज के मरहम से शफा देने चले हैं, इन ताज़ा मसीहाओं का अंदाज तो देखो, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया और उसके अलावा यूके हो गया, ये सारे अल्फाज की भी अल्फाजी चल रही है। मैं समझता हूँ कि बस अब चंद दिनों की बात है, लोग इस पर मुस्लिम दुनिया भी खामोशी अख्तियार की हुई है। जमीन साहब मुझे ये बताइएगा, डू यू थिंक कि जो मुस्लिम नेशंस हैं उन्होंने इतना या इनफ एफर्ट किया है, इनफ लॉबिंग की है विद अमेरिका कि हम उनसे बात कर सकें, और या इसको अपने अल्टीमेट जो आप कह रहे हैं कि जी एक टारगेट सेट किया हुआ है इसराइल की जानब से, उस तरफ जाना ही है और कोई बात फ़र्क ही नहीं डालेगी? अरे वो इसलिए नहीं डालेगी कि अगर आप तसलसल देखें तमाम चीज़ों का जो तसलसल है, क्योंकि पहले ही कह दिया था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि भाई इन तमाम के तमाम फ़लस्तीनियों को या तो सऊदी अरब ले ले या फिर इजिप्ट ले ले, जॉर्डन को भी कहा गया था, वो इस बात पर राज़ी नहीं हुए और या उन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला गया इस बात का। मेरा ख्याल है कि जो भी हालात जिस तरीके से बदलते हुए तगय्युरात नज़र आ रहे हैं हालात के, महसूस यही हो रहा है कि उन्होंने कहा चलो वैसे नहीं तो ऐसे सही, या मर जाओ या अदमुए हो जाओ, और इजराइल उसको अपनी फौजें ले आ रहा है और कल अनाउंस हो गई है, फाइनल अनाउंसमेंट कल हो चुका है, और उसके लिहाज से वो अब ये फाइनल थिएटर का फाइनल हिस्सा है, और इस थिएटर के फाइनल हिस्से में अब हमें नजर आ जाएगा और हम सिर्फ मातम ही करते रह जाएंगे। उसके अलावा जो दुनिया है या OIC के कंट्रीज हैं उनके हाथ में नहीं लगता कि कुछ और है, क्योंकि उनके अपने मफादात हैं, उनके सरबराहान के रूलर्स के अपने मफादात हैं। जी, हर मुल्क के अपने इकोनॉमिक गोल्स हैं, और अपने इकोनॉमिक गोल्स के आगे हम अपने बच्चों और अपनी औरतों और अपने जवानों की ज़िंदगियां ज़ाया होते हुए, उन्हें शहीद होते हुए देख रहे हैं। जो जेनोसाइड इस वक्त गजा में किया जा रहा है, कोई आंख उसको देख कर बर्दाश्त भी कैसे कर सकती है? ये समझ से बालतर है। बहुत शुक्रिया जमील साहब, हमारे पास वक्त की कमी है, वील कॉन्टैक्ट टॉक अ लिटिल मोर अबाउट इट, बट आई मोस्ट अबव ऑल मेरी कोशिश हमारी यही होती है कि इस तरह की बात जब हम की जाती है किसी मसले की हल की तरफ आ सके, लेकिन गज़ा की सूरत हाल कुछ ऐसी है जहाँ मसले का हल निकलता नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ इंसानी जानों का ज़िया ही हम देख रहे हैं। एंड इट्स अ सैड स्टोरी जब हम हर सुबह बच्चों की जानों का ज़िया होता हुआ देखते हैं। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कुछ बुरी खबरें हमने कल और परसों और गुज़श्ता कुछ दिनों से बलूचिस्तान से आते हुए देखी हैं, जिसके ऊपर हमें खुशी इस बात की है कि हमारी फ़ौज और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक पेज पर हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ सुरखरुई आ सके, तरक्की आ सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो सके, डेवलपमेंट की जा सके। और ऐसे में ही बलूचिस्तान में से कुछ इतनी अच्छी खबरें आती हैं जो एक फ़्रेश ब्रीद कह सकते हैं, एक फ़्रेश ब्रेथ होता है हम सबों के लिए। जो बलूचिस्तान में हमने देखा कि गुज़श्ता कई सालों से ऑलिव्स की काश्तकारी की जा रही है, उसकी पेवंदकारी की जा रही है, जहाँ के क्लाइमेट के हवाले से ये बात की जाती है कि वहाँ का जो मौसम है वो बड़ा साजगार है ऑलिव की पैदावार के लिए। और फिर इस ऑलिव को मुख्तलिफ प्रोडक्ट बना के, यानी ऑलिव ऑयल के ज़रिए या सिर्फ ऑलिव्स लेकर और फिर जो आगे पिकल्स होते हैं सो ऑन के तौर पर हम दूसरे मुल्कों को भेज सकते हैं। और ऑलिव की चूँकि एक बड़ी इंडस्ट्री है और उसकी बड़ी मांग है, उससे पाकिस्तान इकनॉमिकली फ़ायदा हासिल कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो
एम्प्लॉयमेंट या नौकरियाँ बढ़ती हैं और साथ साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, नए बिजनेसेस इससे खड़े होते हैं। और इसी सिलसिले में गुज़श्ता कई सालों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हमने देखा कि इस तरह की काश्तकारी की गई। और सबसे अच्छी खबर जो इस वक्त ये है वो ये कि वर्ल्ड जो ऑलिव ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जानिब से मुख्तलिफ सैम्पल्स लिए जाते हैं मुल्कों से ऑलिव ऑयल के। और ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लोरालाई ऑलिव से आयज़ा इमरान, जिनकी पूरी कंपनी ने इसमें हिस्सा लिया और वहाँ अपने सैम्पल्स भेजे जहाँ दीगर मुल्कों के सैम्पल्स भी गए हुए थे। और फिर लोरालाई ऑलिव्स ने सिल्वर अवार्ड वहाँ से हासिल किया। सो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है आयज़ा, इनसे जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू आयज़ा। Good morning. Thank you for having आयज़ा, me. you being the co-founder of Lorelei Olives, I really want to understand कि ये इनिशिएटिव बिल्ड कैसे हुआ। कि पिछले 8 सालों में मैंने देखा कि ऑलिव्स की जो पैदावार है उसे बढ़ाया गया, मुख्तलिफ काश्तकारों से राबते किए गए और उन्हें बताया गया, उन्हें सिखाया गया कि ऑलिव की काश्तकारी किस तरह से की जाती है। बट इसमें लोरेलाई ऑलिव्स ने आपने, आपकी जो कंपनी इस्लामाबाद में जिस तौर से काम करी, उसने इसमें किस तरह से हिस्सा डाला एंड हाउ डिड इट ऑल बिगिन? Right. So one of our co-founders and CEO, Mr. Shaukat Rasool, he has a background in agriculture, and he took keen interest in olive and the potential of olive growing in Pakistan, because various regions जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जैसे बलूचिस्तान का एरिया है, लोरालाई इज़ वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, फिर साउथ पंजाब का एक काफ़ी एरिया है जो कि has proven कि climatically it's ideal for olive cultivation. So he took that initiative, he did some research, he went to other countries, उन्होंने वहाँ study किया कि olive cultivation की best practices क्या हैं, and then we rolled out teams, हमारी agriculture teams हैं from another company called Kheti Technologies. So our teams went out, they trained farmers, they told them what the best practices are कि आपको किस तरह काश्त करनी है, आपको प्रूनिंग किस तरह करनी है, आपको पेस्टिसाइड्स उनको सिखाया गया कि किस तरह से। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान में कौन कौन से इलाकों में ऑलिव्स की काश्तकारी हो रही है और पिछले 7-8 सालों में उसमें क्या बेहतरी आई है? Right. So Punjab side में we have cultivation, and then KP and Balochistan mainly. But research has proven that even Sindh is ideal for cultivation in olives, and Balochistan तो as a whole is great for olive cultivation. सही है। जी। अच्छा, जब आप लोग ने हिस्सा लिया इसमें, वो किस तरह से था? क्या वहाँ दीगर पाकिस्तानी कंपनीज़ भी आई थी? बिकॉज आई नो कि और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि काम कर रही हैं और बहुत तेज़ी से ऑलिव की काश्तकारी में इजाफा हुआ है पाकिस्तान में। तो वॉक मी थ्रू के वहाँ तक कैसे पहुँचे और क्या वहाँ और भी पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव्स थे? Right. So when we were creating this brand, our aim was कि हमें इसको internationally recognition देनी है, because there are countries across the globe who seek these recognitions ताकि फिर वो अपने brands को आगे दूसरी countries में export कर सकें। So that was our aim as well, because it's a huge market internationally and locally. It's a total of $15 billion market. So we thought that if we receive this recognition from a renowned organization like New York World Olive Oil Competition, हम उस global map पे आ जाएंगे और हमें वो recognition मिलेगी, तो locally भी लोगों को इसके बारे में awareness मिलेगी और internationally भी लोगों को पता चलेगा कि हम भी olives produce कर रहे हैं। So moving on that, we researched a bit. उससे पहले, आज से पहले जो है पाकिस्तान से किसी भी brand ने इस तरह के किसी कंपटीशन में पार्ट नहीं लिया। We became one of the first South Asian countries to participate and also win this award this year. Very nice, very nice. अच्छा, एक चीज़ और मुझे समझनी है, वो ये कि इस वक्त क्या पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी ऑलिव ऑयल सप्लाई हो रहा है? पाकिस्तान के अपने अंदर एक ह्यूज मार्केट है ऑलिव के लिए, ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं कि यू नो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और लोगों को अब पता चल रहा है कि ऑलिव ऑयल की खासियत क्या है। पहले हम जब छोटे तो हमें कहते हैं दर्दों पे लगा लो ऑलिव ऑयल, दैट्स ऑल वी न्यू अबाउट ऑलिव्स।
बट नाउ वी नो कि ऑलिव ऑयल का जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑप्शन है वो कितना ज़्यादा सेहत के लिए मुफीद है और उसको इस्तेमाल कैसे करना है, और पाकिस्तान में एक बड़ी इंडस्ट्री। सो आई वांट टू नो कि पाकिस्तान में खुद कितना फ्लरिश किया है इस इंडस्ट्री ने, पाकिस्तान में खुद इस्तेमाल या इसकी मांग कितनी बड़ी है? सो ओवर द इयर्स अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, एंड दिस इज़ ऑल्सो हमारी कंपनी और स्पेशली मिस्टर शौकत का एक एम है कि हम पाकिस्तान में इसका यूज़ इंक्रीज़ करें, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज़ परसिस्टिंग इन पाकिस्तान, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल, एंड इन सब का इलाज एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में है। तो वी थॉट व्हाई नॉट क्रिएट दिस ब्रांड दैट इज़ एक्सेसिबल फॉर पीपल इन पाकिस्तान। आर यू शेल्फिंग ऑलरेडी इन द स्टोर्स? Yes, so we are available in stores in Islamabad, 2 stores in Islamabad, and then we are expanding to other cities eventually, and then we are available online for everyone to go and check out our variety. हमारी customer service teams present होती हैं जो उनको because there are a lot of people who don't have any idea what extra virgin olive oil is even. ये consumption के लिए है या फिर सिर्फ skin use के लिए है, so we make अवेयरनेस अबाउट दिस जानी चाहिए कि वो आप लोग किस तरह का काम करें। आई रियली होप कि पाकिस्तान से और भी ऐसी कंपनीज हों जो कि यहाँ पर ऑलिव के लिए जो साजगार जगह हैं क्लाइमेट के हिसाब से, जहाँ जहाँ ऑलिव की काश्तकारी हो सकती है, वो पाकिस्तान की मार्केट को टारगेट करें, इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करें, बिकॉज पाकिस्तान हम जानते हैं कितनी सरफेस ज़मीन है यहाँ की, और यहाँ पर और कितनी अच्छी चीज़ें हम यहाँ से कल्टिवेट कर सकते हैं। जब यू पार्टिसिपेटेड, आई हैव रेड ऑल द कंट्रीज़, बट आई वांट कि आप अपने व्यूअर्स को बताएं, हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि वहाँ पर कितने और मुल्कों से आए हुए थे, कितनी पार्टिसिपेशंस थी, और ये कि आपकी कंपनी का ऑलिव कल्टिवेशन के लिए और इस तरह की जगहों पर जाकर पाकिस्तान के नाम को हाईलाइट करने के लिए आपका अब क्या एम्बिशन है? So I think around 1200 countries and brands participated in this competition, and it happens every year. इनका एक anonymous panel होता है olive experts from around the globe जो एक oil sample को sensory और lab test के through test करते हैं, and then they award accordingly. So there are a lot of countries and brands participating every year, but not everyone wins a silver or gold medal. But उनका map फिर भी ग्लोबल मैप पे उनका नाम आ जाता है, एंड देन इवेंचुअली इन द फ्यू इयर्स दे इम्प्रूव एंड दे वन। बट हमारे लिए की अचीवमेंट थी कि हमने पहली बार ही पार्टिसिपेट किया और पहली बार में ही हमने एक सिल्वर अवार्ड अचीव कर लिया। एंड मूविंग ऑन, वी आर फोकसिंग ऑन गेटिंग दिस अवार्ड फॉर अदर वैराइटीज़ एंड अदर प्रोडक्ट्स दैट वी आर ऑफरिंग, एंड ऑल्सो यूज़ दिस award as leverage to explore opportunities internationally and locally, and we are already getting a lot of export queries, so we are now working on that and moving towards the expansion part. क्या ये गोल आप लोगों ने सेट किया है कि अपना एक चीज़ जो मैं मिस कर रही थी, आई वांट टू नो कि क्या फ़र्क होता है किसी भी गोल्डन अवार्ड लेने में, जब मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की बात करती हूँ, और सिल्वर अवार्ड लेने में क्या फ़र्क होता है, कहाँ और क्या रह गया है जो आपने रीच करना है वहाँ तक पहुँचने के लिए? So basically they have a point system. जब any award, any brand that has been given a gold award is given 1 point, and we have been given 0.75 points. So it's not a big difference in that sense, but क्योंकि there are several brands participating from various like for example UK say we get 20 or 30 entries, so based on that collectively the points are created and एक threshold के हिसाब से they get awarded. Obviously there are improvements to be made in everything we participate in, so eventually hopefully next year we are aiming for the gold award as well. आई रियली होप कि आप लोगों की ये कोशिश आपके लिए कामयाब होगी, बिकॉज आपकी ये कोशिश आपके लिए कामयाब होगी तो ये हमारे मुल्क कामयाब होगी। एंड आई एम श्योर आयज़ा अपनी कंपनी को तो रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन दुनिया भर में पाकिस्तानी जो ख़ातीन हैं वो पाकिस्तान को जब रिप्रेजेंट करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आई रियली होप कि इस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप जो इस तरह की सामने आती है उससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो, पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट भी इससे बढ़ रही है। थैंक यू सो मच आयज़ा, इट वाज वेरी नाइस टू हैव यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग सिल्वर अवार्ड, एंड वी रियली होप कि आप लोगों का जो नेक्स्ट एम्बिशन है फॉर द नेक्स्ट ईयर विनिंग गोल्ड वो, और फिर आप दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट कर सके अपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल को, उसमें आप कामयाबी हासिल कर सके। वेल यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, सी यू आफ्टर दिस वन।
दैट कुछ बात हो जाए ज़रा खेलों के हवाले से भी। और कल हमने एक शानदार मैच देखा, क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, और क्वेटा ने फाइनल में रसाई हासिल कर ली। मैं एक्सपेक्ट ये कर रही थी कि कल क्वेटा वर्सेस इस्लामाबाद मैच अच्छा तो हुआ, बट आई वाज थिंकिंग कि मे बी इस्लामाबाद बहुत ही टफ टाइम देगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कल जब शुरू किया क्वेटा ने बैट करना तो 10 ओवर तक तो उनके कुछ 90 के आसपास रन थे एंड दे वर स्लो, और बाउंड्री भी लेट आई क्योंकि उनकी अर्ली विकेट गिर गई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से एलन की जानिब से, अविष्का की जानिब से पार्टनरशिप बिल्ड की, फिर बाद में जिस तरह से फ़हीम अशरफ ने आकर फिनिश किया है, बड़ा ज़बरदस्त रहा। चंदीमल के साथ उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप गालिबन 95 रन और सो की कायम की। सो इट वाज एन ओवरऑल टारगेट ऑफ 210 रन एंड सो फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड कुडंट रियली स्टैंड। एक दफ़ा फिर से बड़े ऑफ कलर नज़र आए। इस पर ज़रा बात कर लेते हैं कि इस्लामाबाद को हुआ क्या है। उनको धूप कम लग रही है, मतलब कभी वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग रॉन्ग विद इस्लामाबाद? हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू हैदर साहब। शुक्रिया हैदर साहब, कल मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जब वापसी होगी इस्लामाबाद की बैटिंग के अंदर, एक तो एलेक्स हेल्स ने जो हेल स्टॉर्म किया था मैच में, मुझे लगा था कल वो रहेगा, लेकिन जो कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट कह रहे हैं एलेक्स के बारे में कि भाई वो एक ही 2 मैचेस में चलते हैं और एक में ही शानदार चलते हैं, वो उन्होंने शायद कर दिया था और कल उनका वक्त नहीं था। बट अदरवाइज एज वेल, मतलब साहबजादा फरहान के अलावा कोई भी उस तरह से नहीं टिका कि वो 200 बना पाता। हालांकि 200 इतना मुश्किल नहीं था मुझे लगा इस्लामाबाद की, अगर बैटिंग स्ट्रेंथ को देखा जाए। देखिए 2 दिन पहले हमने यही बात की थी और मैंने कहा था कि एलेक्स हिल्स जो है वो एक इनिंग अच्छी खेलते हैं, उसके बाद 8 इनिंग्स की ख़राब हो जाती हैं क्योंकि वो फ्लो करते हैं बैट को, वो किसी भी बॉल को मेरिट पे नहीं खेलते हैं, ये उनकी आदत है हमेशा से, और इसी वजह से जब बैट चल रहा होता है तो रन्स हो जाते हैं। कुछ ऐसा लगा कल इस्लामाबाद जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही थी एलेक्स हिल्स के ऊपर ही, क्योंकि एलेक्स हिल्स के ऊपर उन्होंने सारी जिम्मेदारी डाली हुई थी, और नीचे जो बैट्समैन थे उनके वो शायद अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए थे। और सेकेंडली ये है कि बॉलिंग जो है इस्लामाबाद की कल बहुत ख़राब रही। आई थिंक कि पिच जो है वो 210 वाली नहीं थी जो 209 रन उस पर बन गए। होना ये चाहिए था कि इस्लामाबाद को अपनी बॉलिंग को थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए था। शादाब खान कल थोड़ा सा नाकाम रहे अपनी बॉलिंग को मैनेज करने में, कुछ फील्डिंग में भी गलतियाँ हुई हैं, कैचेस जो हैं वो हो जाने चाहिए थे क्वेटा के। लेकिन आपको नहीं लगा कि कल की जो फील्डिंग थी वो कदरे बेहतर थी दोनों तरफ से in comparison to the early matches we've seen? in sense of comparison आप कह सकती हैं कि बेहतर थी, ये बात सही बात है बिल्कुल, अगर आप पिछले मैचों की देखें, लेकिन अप टू द मार्क फील्डिंग नहीं थी जैसा कि होनी चाहिए। वो फील्डिंग अगर आप जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और आप बड़ी क्रिकेट खेलते हैं तो आपको इससे अच्छी फील्डिंग करके दिखानी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि जो बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे वो कोशिश कर रहे थे कि बैट्समैन को बाउंसर से बीट करने की कोशिश करें। पिच में इतना ज्यादा बाउंस नहीं था जिसकी वजह से गेंद पड़ने के बाद स्लो आ जाती थी। फहीम अशरफ ने उसी का फायदा उठाया और ऐसा लग रहा था फहीम अशरफ को पता था पहले से कि अब इसने बाउंसर करनी है, तो वो इतना ज्यादा डीप जाके अंदर जाके खेल रहे थे क्रीज के अंदर जाके कि उनको बॉल बिल्कुल फुटबॉल नजर आ रही थी। ये 2-3 चीजें थी। देखिए सिंपल, वेरी सिंपल टेक्निक है क्रिकेट में, आप गुड टाइम पे बॉलिंग करें, बैट्समैन को बाहर निकालें अपनी क्रीज से, जितना आप बाहर निकालेंगे उतना ही बैट्समैन की रीच जो है वो कम होती चली जाएगी। तो ये 2-4 चीजें टेक्निकली थी। ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद रिलैक्स होकर खेल रही है, उनको पता है कि एक चांस और है और हमारे पास है, हाँ तो हम आगे जा सकते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। क्वेटा ने जो सबसे अच्छी चीज मुझे अच्छी लगी, आपने देखा कि कल सऊद शकील ने कितना जबरदस्त कैच पकड़ा, यानी आप पूरी तरह जो है मोटिवेट हैं कि आपको क्या करना है, यही सबसे बड़ी बात होती है। और क्वेटा की जीत की वजह ये है, मैंने 2 दिन पहले भी अच्छा हैदर साहब, सऊद शकील की कप्तानी की बड़ी तारीफें हो रही हैं। इट इज जस्ट बिकॉज के क्वेटा ने अच्छा कमबैक किया, बिकॉज हमारे साथ तो मसला ये भी है ना कि कभी हम देखते हैं कि कोई टीम थोड़ा अच्छा कर रही है तो फिर हम उसकी बुराइयों को नज़रअंदाज ही कर देते हैं, फिर हम उसकी सारी गुड साइड्स को देख रहे थे, और ऐसे में हम कई बार गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं। एक सऊद शकील की कप्तानी की बड़ी तारीफें हो रही हैं, क्या मैं एक्सपेक्ट करूं कि वो नज़र आएगा इस फॉर्मेट की क्रिकेट में हमें ज़्यादा? और जिस तरह से उसने ऊपर का नंबर लिया और ऊपर के नंबर पर आके हमें मुझे ऐसा लगा कि किसी 1-2 और अच्छे ओपनर को मौका मिल सकता था ऊपर आके बैट करने का, बट देन ही डिड टेक द अपॉर्चुनिटी, और खैर उसकी खुशकिस्मती भी रही, फायदा हासिल भी किया। सो आर वी लुकिंग फॉरवर्ड सऊद को इन फ्यूचर विद द टीम? सऊद शकील के लिए एक बात मशहूर है, उनके जो साथी प्लेयर्स हैं वो कहते हैं कि सऊद शकील जो है वेल फोकस्ड प्लेयर है। अच्छा। यानी वो कहते हैं कि हम जब नाश्ता कर रहे होते थे तो सऊद शकील अपना सामान लिए बस के इंतजार में खड़े होते थे,
इतना वेल मैनेज और डिसिप्लिन प्लेयर है वो सऊद शकील कि उसका सारा टारगेट अपनी क्रिकेट पे होता है। हमारे दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो इधर हो जाते हैं राइट लेफ्ट को, लेकिन सऊद शकील ने जो कोयटा की कप्तानी जिस तरह की है, उसमें सबसे अहम चीज ये है कि आपके पास चाहे बड़े नाम हो, आपको उनको इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपके पास 3 अच्छे, अच्छा बॉलिंग जो है इस पूरे सीजन में सबसे अच्छी कोयटा की रही है। 2 बड़े अच्छे स्पिनर, उस्मान तारिक बड़ी जो है एक मिस्ट्री स्पिनर है, फिर अबरार भी मिस्ट्री स्पिनर है, फिर 3 अच्छे फास्ट। कैन यू टेल मी अबाउट टुडेज मैच लाहौर वर्सेस कराची, क्या एक्सपेक्ट किया जाए? देखें, मुझे तो ऐसा लगता है कराची आसानी से जीत लेगा। कराची जिस ट्रैक पे चल रहा है और जो कराची ने अपने आप को मैनेज किया है, होना तो ये चाहिए, लेकिन फखर जमान ने जो बैटिंग की पेशावर के खिलाफ, अगर वही तो फिर कराची के लिए मुश्किल हो जाएगी। वरना ऐसा लगता है, और कुछ ऐसा लग रहा है, कल इस्लामाबाद को देख के मैं थोड़ा सा मायूस हुआ। मुझे तो ये लग रहा है कि कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर का फाइनल होगा। तो देखें आज क्या होता है। तो आपने कराची वर्सेस क्वेटा प्रेडिक्ट कर दिया है, अब आज देखते हैं कि कराची वर्सेस लाहौर कैसा जाता है। आप कह रहे हैं एक्चुअली कराची उतनी स्ट्रांग टीम होती है, बनकर आती है, या पिछली दफ़ा हमने उनकी जो कुछ खामियां देखी हैं उनसे उन्होंने नहीं सीखा है? बहुत शुक्रिया हैदर साहब, आपसे तो बात होती रहती है हमारी, और मैचेस अभी जारी हैं और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आगे चलकर आगे मैचेस में अपने व्यूअर्स को ज़रा ये बता दें कि आज दुनिया भर में बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जा रहा है, यानी निज़ाम कुदरत के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और अगर आप छेड़छाड़ करते हैं तो फिर उसके हमें नताइज भुगतना पड़ते हैं, और उन नताइज की वजह से जो कुछ चीज़ें हमने अच्छी की होती हैं वो भी बुराई में तब्दील हो जाती हैं, और उसका इम्पैक्ट आता है नज़र, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट होता है। तो ये छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं रफ़ीउल हक साहब, उनसे बात कर लेते हैं। ये माहिर माहौलियात हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो छेड़छाड़ हम कर रहे हैं ये क्या छेड़छाड़ है, जिसका हमें क्या नुकसान हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा आपने मौजूद छेड़ा। इस बार जो है जो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे का थीम है इन हार्मनी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन हार्मनी विद कंजर्वेशन है, यानी आप पायदार तरक्की को बायोडाइवर्सिटी से जुदा नहीं कर सकते। सही। बज़ाहिर ये एक मुश्किल टास्क नज़र आता है, लेकिन इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है वो इन फोर्स हुई है, एंडोर्स हुई है 1992 में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम पहले ये काम करते आए थे, तो उनके लिए, उन अहबाब के लिए ये ख़ास तौर पे, उन ख़वातीन के लिए ये ख़ास तौर पे अर्ज़ है कि अगर हम पहले गलतियां कर रहे थे तो शायद अब उसके करेक्शन का वक्त आ गया, और लेकिन वक्त कम है कि हमने नुकसान ज़्यादा कर लिया है। उस नुकसान का इज़ाला जो है, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो इसको हार्मोनाइज़ करने के लिए की गई हैं। उसमें जो ताज़ा तरीन है वो जितने भी मालियाती इदारे हैं उन्होंने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड डिवाइस किए हैं, जो कि सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे नहीं लागू होते हैं, बल्कि अब उन्हें हमारे कौमी धारे में भी डाला गया है। तो मुझे रफ़ी साहब पहले तो ये बताइएगा कि जब हम ये कहते हैं कि हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है या मेरी अवेयरनेस ये है कि यहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि वो कुदरत के निज़ाम के साथ छेड़छाड़ कर कैसे रहे हैं। सो मुझे पहले तो बताएं कि पाकिस्तान में क्या छेड़छाड़ हो रही है, हाउ आर वी डिस्टर्बिंग द नेचुरल सिस्टम? हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक, अगर बायोडाइवर्सिटी सिर्फ एक आइसोलेटेड सब्जेक्ट नहीं है, इसमें हैबिटेट भी आता है और इसमें वो उसके बासी भी आते हैं जो उसमें रह रहे हैं, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स या लाइफ फॉर्म जितने भी हैं, इवन अप टू बैक्टीरिया। तो हम सबसे पहले तो जो हैबिटेट है, और उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ वाटर बॉडीज़ की मिसाल ले लूँ कि अगर हम वाटर बॉडीज़ के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक को रिस्पेक्ट करें, यानी झील को नाला ना बना दें और नाले को झील ना बना दें, हम फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट ना करें और उसके कैरिंग कैपेसिटी को या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक में वाटर क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें। तो पहला काम तो हैबिटेट का है कि उसके घर को उसकी जगह को उसी की जगह रहने दें। हाँ, उसी के मुताबिक उसके तकाज़ों को जो है ना पूरा किया जाए, तो
सबसे बुनियादी फ़र्क है। उससे क्या होगा कि वो लोग आएंगे, अगर फ़र्ज़ किए कि यही कमरा है, इस कमरे में अगर ये चीज़ें इस करीने से ना हों जो आपकी ज़रूरियात को पूरा करें, तो क्या होगा, ये आपकी परफॉर्मेंस तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से चरिंद परिंद जितने भी हैवान हैं, और ये नहीं है कि वो हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, हमें आधे से ज़्यादा जो दवाएं मिलती हैं जो हम अपनी बीमारियों के लिए हासिल करते हैं, वो इन्हीं रिसोर्सेज से हासिल करते हैं। इसके अलावा हमारी बहुत सारे जो जरासीम हैं, जो मुताद्दी बीमारियां हैं, उनको ख़त्म करने के लिए जो लाइफ फॉर्म चाहिए, आप देखें मॉस्किटो का मलेरिया का ख़त्म हो जाना और फिर दोबारा से आ जाना, क्लाइमेट चेंज का उसमें एक बड़ा रोल है। मगर ये जान लीजिए कि हमने बायोडाइवर्सिटी में उन फैक्टर्स को निकालना शुरू कर दिया है कि जो उनको कंट्रोल किया करते थे। सही। जैसे कि जी हाँ, जैसे कि मैं बता दूं कि एम्फीबियंस थे हमारे, जो मेढक जो हैं वो मादूम हो गए। हम बज़ाहिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेढक इकोसिस्टम में इंसेक्ट्स के ऊपर प्रे करता है। हमने बेसिकली कंक्रीट का जंगल खड़ा करना शुरू कर दिया। हाँ। जो नहरें हैं, जो झीलें हैं, जो इस तरह फ्रॉग्स एंड सो ऑन, इस तरह के क्रिएचर्स को ग्रो कर रहे हो, तो वो ख़त्म हो गए। अब उसकी वजह से मच्छर और इस तरह के इंसेक्ट की अफजाइश ज़्यादा होने लगी और उसको नेचुरली हम ख़त्म नहीं कर सकते। कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ फोज हैं। सही। अभी 2 दिन पहले इंटरनेशनल डे फॉर बीज मनाया गया। बज़ाहिर बड़ा एक मज़ा का खेज जुमला है कि जी मक्खियों का दिन, लेकिन ये मक्खियाँ पॉलिनेशन का बाइस बनती हैं। उसकी वैल्यू जब इवेल्युएट की गई तो 577 बिलियन US$ का वर्थ वो काम करती हैं। 577 बिलियन US$। हमारा कर्जा तो पता नहीं 20 बिलियन या 30 बिलियन होगा। तो आप सिर्फ इस फैक्टर पे ग्लोबल इम्पोर्टेंस के ऊपर से आप उसको मुआवजना कर लें तो आपको अंदाज़ा होता है कि इसकी क्या वैल्यू है। क्या इसकी एक वजह ये है कि हम कोई भी इनिशिएटिव ले लेते हैं बट उसकी दोनों तरह की इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाती। हाँ, यानी एक ट्रेंड चलता है कि ये होना चाहिए। ये कुदरती अमर है कि हम जब मैं किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ तो मैं बायस हो सकता हूँ। भाई जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है मैं उसको प्रमोट करूँ, तो उस पर इंसाफ का होना मतलब लाजमी फैक्टर नहीं है, उसमें पर्सनल बायस हो जाता है। रिसीव करने वाले के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो एक डिटेल रिसर्च कर ले कि क्या किया जा रहा है। हाँ, माजी में ऐसा होता था कि अमूमन, जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, प्लांटेशन है, एलियन स्पीशी, एलियन एंड इन्वेसिव स्पीशी, यानी जो नॉन नेटिव फ्लोरा है, इसके ऊपर कोई गाइडेंस नहीं थी। मैंने बताया ना कि यानी ऐसी प्लांटेशन जो हमारे क्लाइमेट के हिसाब से नहीं है या हमारी नेचुरल नहीं है, मकामी कल्टीवेशन वगैरह नहीं है। तो एलियन और इन्वेसिव स्पीशी का जो नुकसान है उसके सबसे पहले तो कि 60% जो है बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करने में उनका रोल है, और उसकी जो डॉलर वैल्यू निकाली गई है वो $433 बिलियन है। और मैं ये तमाम जो फिगर्स ये हमें नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हम आप अंदाज़ा कीजिए कि हम सिर्फ और सिर्फ ये जो मैं वैल्यूज़ हैं ये बादे हवाई नहीं है, ये WHO के ऑथेंटिकेटेड फैक्ट्स हैं। और अब ये भी हैरान होंगे कि WHO भाई क्यों कूद गई, तो ये अल्टीमेटली दैट कम्स टू ह्यूमन हेल्थ। हम ज़रा खुदगर्ज लोग हैं, पहले अपने आप को देखते हैं, अपने बूदोबाश को देखते हैं, और फिर ये तय करते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। तो पहले इसका इदराक ही नहीं था कि आया बायोडाइवर्सिटी भी कोई चीज़ होती है। तो आहिस्ते आहिस्ते इसके अभी 196 ममालिक ने इसको साइन किया हुआ है, कुछ ने रेटिफाई नहीं किया है, लेकिन तादाद है दुनिया की जो अब इसको मानती है और इसकी अहमियत को मानती है और इससे सीख भी रही है और इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया रफ़ीउल साहब, आप हमारे साथ एक दफ़ा फिर थे और आप इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हमारे साथ शेयर करते हैं। आई एम श्योर कि मुझे तो फ़ायदा हासिल होता है, हमारी टीम को फ़ायदा हासिल होता है, वो आवाम जो हमें देख रहे हैं वो भी समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों पहलू किसी भी इंफॉर्मेशन के कितने हासिल करना इंपॉर्टेंट है। और आपके आसपास की जो ज़मीन है ना, उससे जुड़े रहने का मतलब ये होता है कि जो उसकी असली जो एसेंस है उसको समझकर और उसके हिसाब से चीज़ें जो उसके लिए फ्रेंडली हो वो की जाए। और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी हो गया ख़त्म। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। सी यू, बाय बाय।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।